देवनागरी लिपि का मानकीकरण। पहले मानक का अर्थ और परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। मानक शब्द अंग्रेजी के स्टैंडर्ड के प्रतिरूप के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। मानक शब्द का मूल अर्थ है जो सबको मान्य हो, अर्थात यदि भाषा के संदर्भ में देखा जाए तो भाषा की मानकता का आधार भाषा वैज्ञानिक या व्याकरणिक नहीं होता, अपितु भाषा का वह रूप जो सर्वमान्य हो वही भाषा का मानक रूप होता है। समाज के पढ़े लिखे, शिष्ट तथा महत्वपूर्ण लोगों द्वारा भाषा के जिस रूप का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है, भाषा का वही रूप मानक कहलाता है। इस मानक स्वरूप में आइए हम लोग देखते हैं कि देवनागरी लिपि की वर्णमाला में कौन कौन से लिपियां मानक हैं। जैसे स्वर में अ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गहु, ये, आय, ओ, आओ और एक री, ये स्वर हुए। उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग, ये दो हिंदी में अयोगवाह स्वर कहलाते हैं। इसके बाद व्यंजन में कंठ व्यंजन आते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। उसके बाद कंठ के बाद तालव्य आते हैं। तालव्य में च, छ, ज, झ, इयां। उसके बाद मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर दंत्य में त, थ, द, ध, न। उसके बाद ओष्ठ जो होठ से उच्चारण में आते हैं 5, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्म, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत्य सा और हा। उसके बाद संयुक्त व्यंजन जो दूसरे व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे क्ष आधा क और आधा क और मूर्धन्य सा से मिलकर बना है, संयोगी क्ष। उसके बाद त्र त हलंत जोड़ रा से बना है, त्र। उसके बाद ज्ञा जा जोड़ इयां से बना है, आधा जा जोड़ इयां, ज्ञा। और फिर स्र तालव्य सा, तालव्य आधा सा जोड़ रा से बना, स्रा। तो ये हुए संयुक्त व्यंजन। इसके बाद दो द्विगुण व्यंजन हैं जो कि ड़ा और ढ़ा। ये डा गलत लिखा गया है, ड़ा ऐसे होता है और ढ़ा ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरह से स्वर और व्यंजन मिलाकर स्वर में 13 अयोगवाह को जोड़ करके 13 स्वर हैं और व्यंजन 39। तो 13 और 39 52 हो जाते हैं। देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। कुल 52 वर्ण हैं, 11 स्वर हैं, 2 अनुस्वार विसर्ग है जिसको अयोगवाह कहा जाता है, इनकी संख्या 2 है। और व्यंजनों की कुल संख्या 39 है और 4 संयुक्त हैं
तो संयुक्त को तो नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये दूसरे दूसरे व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो 39 और इधर 13 दोनों को जोड़ेंगे, 39 और 13 तो 52 होता है। 52 देवनागरी लिपि में कुल 52 लिपियाँ होती हैं। ग्यारह स्वर प्लस 2 अयोगवाह प्लस 39 व्यंजन, कुल 52। कोई भी वर्ण 2 प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। देवनागरी लिपि में कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है जो 2 प्रकार से लिखा जाता है। इसीलिए देवनागरी लिपि का मानकीकरण भी हुआ कि ताकि लोग किसी भी लिपि को एक ही तरह से लिखेंगे, 2 तरह से नहीं लिखेंगे, जिससे कि भ्रम पैदा ना हो। देवनागरी लिपि का मानकीकरण। लिपि के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विषम रूपता को दूर कर उसमें एक रूपता लाना ही मानकीकरण है। मतलब विभिन्न रूप अगर यदि हैं लिपि में, तो उन विभिन्न रूपों को हटाकर कोई एक रूप को मानक बनाना, एक रूप को सही मान लेना और फिर उसी को लेखन में, टंकन में प्रयोग करना ही मानक कहलाता है। लिपि का मानकीकरण करने के लिए निम्न तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला, एक ध्वनि को अंकित करने के लिए विविध लिपि चिन्हों में से एक को मान्यता दी जाती है। सही बात है। बहुत सारे एक लिपि को एक ध्वनि को व्यक्त करने वाले अलग अलग लिपियां हैं, तो उनमें से किसी एक को ही मान्यता दी जाती है। द्विविध प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे पहले आ, झ, ल, ध, भ और ण अलग अलग तरीके से लिखे जाते थे। कैसे अलग अलग तरीके से लिखे जाते थे, यहाँ पे टंकन की सुविधा इसकी नहीं है, अलग तरीके वाले, तो दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ देखिए, पहले आ ऐसे लिखा जाता था, पा लिख के 3 चिन्ह लगाया जाता था तो आ होता था। अब इस आ को, इसका मानक रूप इसे मान लिया गया, ये सही है। अब इसका प्रयोग नहीं होता। पहले झा ऐसे लिखा जाता था, अब झा, ये सही हुआ, इसे मानक रूप माना गया। ला भी अलग तरीके से लिखा जाता था, जो अब इसे मानक मान लिया गया। धा भी पहले शिरोरेखा बीच में नहीं कटता था, जिससे भ्रम पैदा होता था कि ये घा है या धा है, लेकिन अब शिरोरेखा इसके धाप के ऊपर नहीं लगता, एक तरफ बाएं तरफ में, जिससे स्पष्ट पता चल जाता है कि हाँ ये धा है, तो इसे मानक मान लिया गया। पहले भा में इस तरह से भा लिखा जाता था और उसमें भी शिरोरेखा बीच में कटता नहीं था, लेकिन अब भा ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा सा उसके मुंह में गोल किया जाता है तो स्पष्ट हुआ कि भा है, और ऊपर शिरोरेखा में कट भी जाता है। पहले डांक ऐसे लिखा जाता था और अब इसका प्रयोग होने लगा, इसे मानक माना गया। तो ऊपर के लिखे जितने भी अ, झ, ल, ध, भा, ण है, ये मानक हैं और नीचे वाले अमानक घोषित हो गए, अमानक माने गए। तो इस तरह से लिपि में कोई भ्रम नहीं रहा इसमें। अब जब भी झारखंड लिखा जाएगा, झंडा लिखा जाएगा, तो इस झा से लिखा जाएगा, ना कि इस झा से लिखा जाएगा। अगर इस झा से लिखा जाता है तो फिर वह गलत है। आ का प्रयोग अब यह होता है, ऊपर वाला होता है, तो ये मानक रूप माना गया, जिसमें दुविधा थी। दूसरा, ध्वनियों के उच्चारण में भी एक रूपता लानी चाहिए।
एक रूपता लानी भी आवश्यक है। क्षेत्रीय उच्चारण के कारण लोग अलग अलग ढंग से ही ध्वनि का उच्चारण करते हैं और जो अलग तरीके से उच्चारण करते हैं वही फिर वर्तनी में बिगाड़ होता है, उसका जो शब्द का रूप बदल जाता है। तो इसमें भी एक रूपता होनी चाहिए। जैसे शुद्ध तो पैसा होता है, प में ऊपर 2 पाई, सा में आकार पैसा, लेकिन कहीं कहीं पैसा कहते हैं, कहीं कहीं पैसा कहते हैं, तो इसके कारण शब्द का रूप बिगड़ता है। भाषा में अमानक शब्द का प्रयोग हो जाता है। इनमें से पहला उच्चारण ही मानक उच्चारण है, शेष 2 उच्चारण ठीक नहीं है। तीसरा, वर्तनी की एकरूपता भी भाषा की शुद्धता के लिए परम आवश्यक है। देवनागरी लिपि में दीर्घई ई तथा ये के लिए ए का प्रयोग कहाँ करने चाहिए और कहाँ नहीं, इस संबंध में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर मानकीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसके अनुसार संज्ञा शब्दों के अंत में दीर्घई का प्रयोग होना चाहिए, ई का नहीं। जैसे लोगों को दुविधा होती है तो क्या करते हैं, या लिख के इसमें ये कर देते हैं या फिर दीर्घई कारक कर देते हैं। जैसे लिखिए लिखना है तो लिखिए ऐसे लिख देंगे। उनको दुविधा है कि पता नहीं ये लिखेंगे तो इसमें हो सकता है पाई लगाना पड़े या बिना पाई का, तो इसमें तो कोई दुविधा नहीं है, इसमें ये लिख के ऊपर पाई लगाएंगे, ये लगाएंगे, तो इससे इसमें विकार उत्पन्न होता है जो गड़बड़ी का कारण बनता है। तो इसलिए संज्ञा शब्दों में जैसे मिठाई को हम अंतस्य या न लिख करके स्वर हर से दीर्घई लिखेंगे। मिठाई, भलाई, बुराई, लड़ाई, पढ़ाई, इसको इस तरीके से लिखेंगे। उसी तरह जिन क्रियाओं के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप के अंत में या आता है, उसके बहुवचन रूप में ये और स्त्रीलिंग रूप में ई का प्रयोग उचित है। जैसे आया, तो आया को हम आई लिख सकते हैं। आए शुद्ध प्रयोग है, आया का आई, आए, ये शुद्ध प्रयोग हुए। इसमें आई, आए ये नहीं चलेगा, ये शुद्ध है। आया का आई, आए। गया का गई, गए, ये शुद्ध है। इसके जगह पे अगर हम लिखते हैं गई तो ये फिर गड़बड़ है। तो इसे शुद्ध लिखने के लिए हम लोगों को जहाँ उसके मूल शब्द को देखना है कि वहाँ पे अंतस्य या आ रहा है या फिर आ आ रहा है। अगर अंतस्य वाला या आ रहा है तो फिर हम उसी के अनुसार उसको बदलेंगे। गई है तो गए करेंगे, गया करेंगे। और अगर दीर्घई कार वाला है तो फिर ये आएगा, वो आएगा के रूप में वो बदलेगा। तो मूल शब्द का अंतिम अक्षर उसका देखना है कि कौन सा है, उसके हिसाब से फिर हम उसको उसमें उस रूप में विकार लाएंगे, बदलेंगे। विकारी शब्द कहते हैं ना उसको, विकारी शब्द। गया का गए करना, गई करना विकारी शब्द कहलाता है। उसके बाद जिन क्रियाओं के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है, उनके बहुवचन रूपों में ए और स्त्रीलिंग रूपों में ई का प्रयोग
उचित है। जैसे हुआ तो हुआ का हुई हो जाएगा, हुए हो जाएगा। आ रहा है ना, तो उसमें हुई हुए, यहाँ पे अंतस्य आ नहीं होगा, ये शुद्ध प्रयोग हुआ। फिर विधि क्रिया और अव्यय में ये का प्रयोग ही उचित है। जैसे चाहिए, दीजिए, लीजिए, कीजिए, पीजिए, इसलिए के लिए ये शुद्ध प्रयोग है। इसके जगह पे अंतस्य या लिख के कीजिए, अंतस्य या पीजिए, तो वो गलत है। फिर उसी तरह वर्गों के पंचमाक्षर के बाद यदि उसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग ही करना चाहिए। जैसे वंदना, अब वंदना में हम अगर व आधा न, द, नमयना ऐसे लिखते हैं तो ये उतना सही नहीं है। इसलिए इसमें एक रूपता लाने के लिए उसी, जैसे कि व के बाद द है और ना दा के वर्ग का ही है, तो इस ना को हम बिंदी बना देंगे, बिंदी लगाकर लिखेंगे। वंदना, हिंदी, नंदन, चंदन, अंत, गंगा, ये शुद्ध है। उसी तरह अंग्रेजी के जिन शब्दों में ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके लिए हिंदी की देवनागरी लिपि में अर्धचंद्र का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कॉलेज, कॉलेज को हिंदी में हम लिखें तो कॉलेज हो जाएगा, क में अर्धचंद्र लगाएंगे। ऑफिस ऐसे, डॉक्टर ऐसे। उसी तरह संस्कृत के जो शब्द विसर्ग युक्त हैं जिसमें विसर्ग लगा होता है, ऐसे शब्द यदि वे तत्सम रूप में हिंदी में लिखे गए हों तो विसर्ग सहित लिखे जाने चाहिए। यदि तत्सम रूप में, तत्सम किसको कहते हैं? जो संस्कृत में हूबहू, जो भी संस्कृत का शब्द हूबहू हिंदी में ले लिया गया है उसे तत्सम कहते हैं। और जिसमें बदलाव होकर आया है, जो कुछ बदल के आया है, कुछ उसका रूप बदल गया है हिंदी में आते आते, तो उसको तद्भव कहते हैं। तत्सम वो जो मूल रूप से संस्कृत से हिंदी में आ गए सीधे, उसे तत्सम कहते हैं। और जो थोड़ा सा बदलाव होकर आया है, जिसका रूप बदल गया है, उसको तद्भव कहते हैं। जैसे में अग्नि संस्कृत शब्द है और आग इसका तद्भव बन गया, हिंदी में आ गया बदल के, तो अग्नि लिखेंगे तो संस्कृत का शब्द है, उसको तत्सम शब्द है। लेकिन आग लिखेंगे तो वह तद्भव शब्द है। तो विसर्ग सहित लिखे जाने चाहिए। किंतु यदि तद्भव रूप में प्रयुक्त हो तो बिना विसर्ग के भी काम चल सकता है। जैसे दुख, दुख संस्कृत का शब्द है, तो यहाँ पर हम संस्कृत का तत्सम शब्द है इसलिए विसर्ग के साथ लिख रहे हैं, दु विसर्ग ख, दुख। और हम तद्भव रूप में उसको लिखेंगे तो दुख लिख सकते हैं, सिर्फ दु और ख, दुख। तो दोनों रूप इसमें सही है। उसी तरह भैया को भैया, गवैया को गवैया तथा रुपया को रुपया रूप में ही लिखा जाना चाहिए। इसका भैया रूप ये सही है, इसका गवैया रूप ये सही है, इसका रुपया रूप ये सही है। हमको इस रूप में लिखना चाहिए इन शब्दों को। इसे मानक माना गया है। इसमें से प्रथम रूप अशुद्ध एवं द्वितीय शुद्ध है। उसी तरह अगला मानक जो है, हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की वर्तनी का मानकीकरण
5 फरवरी 1980 को हिंदी निदेशालय दिल्ली के प्रमुख विद्वानों ने किया है। इसमें से शुद्ध लिखे जाने के कुछ शब्दों के मानक शुद्ध रूप अग्रवत है, इस तरह से है, इधर अशुद्ध रूप और इधर शुद्ध रूप। क्या है तो देखिए, हम लोग जो गिनती बोलते हैं या लिखते हैं उसमें जो 11 कहते हैं या 11 लिखते हैं, ये गलत है और इसका सही रूप 11 होता है। 6 इसे गलत माना गया है, ये 6 सही। 17 ये गलत, 17 सही। 31 गलत, 31 सही। थोड़ा अंतर है, त में त लगा हुआ है और इसमें सिर्फ त है। 49 को 49 लिखते हैं, जो गलत है। 49 सही है। 53 नहीं, 53। 79 नहीं, 79 ये सही है। उसी तरह 66 में तो कुछ भी बदलाव नहीं है। 66 होना, 66 गलत है, 66 सही है। 86 नहीं, 86। 29 इसमें ता में ता है और ये सिंपल 29 है, साधारण। कुछ क्रिया रूपों का भी मानकीकरण किया गया है, जैसे करा। जैसे कोई कहता है कि मैंने वह काम करा, या मैंने ही इस काम को करा है। तो करा शब्द, ये करा क्रिया रूप जो है ये गलत है। इसके जगह पे होना चाहिए मैंने यह काम किया, करा के जगह किया। होएंगे के जगह होंगे, होएगा के जगह होगा, ये सही है, ये मानक है। उसी तरह नासिक के व्यंजन जहाँ स्वतंत्र रूप से संयुक्त हुए हों वहाँ अपने मूल रूप में ही लिखे जाने चाहिए, जैसे अन्न, गन्ना, उन्मुख, सम्मति, सन्मति इत्यादि। तो ये थी देवनागरी लिपि की कुछ मानक तत्व, मानक वर्ण, मानक शब्द। आशा करता हूँ इस मानकीकरण के विषय में कुछ चीज़ें जो आवश्यक हैं समझ में आई होंगी। धन्यवाद।